नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, कल की कहानी का अगला भाग है, यानी ये तीसरा पार्ट है। कहानी वह जंगल वाली लड़की मुझे अमीर बना रही थी, उसी का आज तीसरा पार्ट है। पिछली कहानी में आपने ये तो ज़रूर जान लिया कि पारस है क्या चीज़। पारस मजदूर से अब उस जगह पर इंचार्ज बन चुका था। किसकी बदौलत? वो जंगल वाली लड़की की बदौलत। ऐसा एक चांदी का सिक्का दिया था और उसको बताई थी कि देख पारस, ये सिक्का जो है ना, मामूली सिक्का नहीं है। इसको अपने तू बटुए में हमेशा रखा कर और इससे तेरी भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। अब पारस जो थे ना, सोच रहे थे कि सही कह रही थी लड़की। उसी सिक्के के बदौलत अब मैं इस जगह पर इंचार्ज बन चुका हूँ। मेरा भाग्य बदल गया, नहीं तो मैं कहाँ लेबरगिरी करता था और आज मैं इंचार्ज बना हूँ इस जगह का। लड़की से अब बहुत प्रेम करते थे। लड़की भी अब पारस को चाहती भी थी। दोनों उस जंगल के जो पुराना मंदिर था ना, वहाँ पर जाके मिलते थे। एक बार लड़की उनको अपने घर भी ले गई थी, लेकिन जब वहाँ पहुँचे थे ना, तो पारस हैरान रह गए थे। जब उन्होंने खिड़की से नीचे झाँका ना, तो नीचे तो सैकड़ों फीट खाई दिख रही थी, पेड़ जंगल दिख रहे थे। वो समझ नहीं पाए कि आखिर इतनी ऊंचाई पर ये घर कैसे बना है। पूछते रह गए उस सहेली से, अपने जंगल वाली लड़की से, लेकिन उसने टाल दिया। खैर, आप जो इस साइट का इंचार्ज थे और बड़े ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे। और आगे की कहानी अब पारस के ही जुबानी। दोस्तों, मैं बहुत खुश था जब मैं इंचार्ज का पद पाया था और इसके बाद बहुत ही मेहनत करने लगा था। एक एक काम को मैं बारीकी से देखता था। और दूसरी बात थी कि मैं लेबर का भी ध्यान रखता था। कोई लेबर परेशान ना हो, कोई बीमार ना हो, वक्त पर खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो चीज़ भी मुझे देखना था। अगर लेबर खाएगी पिएगी तंदुरुस्त रहेगी तभी तो काम करेगी और मेरा हक भी बनता है। और मैं इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखता था। ठेकेदार आते थे, मैं काम का मुआयना करते थे, फिर मुझे अपने कमरे में ले जाते थे जो उनका एक ऑफिस बना हुआ था, और मुझे ज्ञान की बात सिखाते कि पारस, अब तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, इसके आगे भी तुम्हें जाना है। और मैं ठेकेदार की बात दिल दिमाग में बिठाता था। और इस तरह करते करते उस साइड पर अब हमारा 3 महीना बीत चुका था। और अब ये जो प्रोजेक्ट था ना, लंबा प्रोजेक्ट था। मैं अनुमान लगा रहा था कि इसमें 1.5 साल 2 साल के आसपास तो लगेगा, इससे कम तो लगना नहीं था। और फिर मैं अपने काम पर ध्यान देने लगा। मैं कभी कभी उस लड़की से मिलता भी था, जंगल वाली लड़की से। मैं जब मेरी इच्छा होती थी तो मिलती नहीं थी वो। मैं कई बार जंगल में जा चुका था और 2 बार वो सधेड़ व्यक्ति से मेरी सामना हो चुका था। और उसने हर बार मुझे कई तरह का बताया, बात राज भी बताया। खैर, मैं जब उस जगह पर पहुंचता था ना, मंदिर के पास में बैठा रहता था, इंतज़ार करता रहता था, लेकिन वो लड़की नहीं आती थी। हाँ, जब उसकी चाहत होती थी ना, तो मुझे अब आ जाती थी लेने के लिए। मैं चाचा के बगल में सोया करता था। हम मुझे आधी रात के वक्त आकर के जगाती थी और फिर हम दोनों निकल जाते थे। उसी मंदिर के पास में पुराना जो खंडहर मंदिर था, वहीं हम लोग सारा रात बिताते थे, प्रेम करते थे। और फिर सुबह होने से पहले वो मुझे चौराहे पर छोड़ देती थी और फिर कहती थी कि पारस, अपने काम पर ध्यान दो, तुम्हें अमीर बनना है, इस लायक बनना है। अब मैं तुम्हारे में वो खूबी देख रही हूँ, तो तुम अपना हुनर का फ़ायदा भी उठाओ, आगे बढ़ो। और देखो, वो चांदी का सिक्का जो मैंने तुम्हें दी है ना, उसको संभाल के रखना। उसको किसी के हाथ नहीं मिलना चाहिए,
नहीं चाहिए। उसको तुम सुरक्षा करो, अपने पास सदैव रखो। हाँ, फिर वो चली गई थी। मैं अपने घर पर झुग्गी में जब आया तो चाचा सो रहे थे। मैं भी बगल में आके सो गया। हाँ, फिर मुझे नींद भी आ चुकी थी। चाचा ने मुझे जगाया कि पारस पारस बेटा उठो उठो, देखो सुबह हो चुकी है, अब काम भी संभालो। देखो अब मैं उस जगह का इंचार्ज था, कोई लेबर थोड़ी था। मैं कहने लगा चाचा अभी मुझे सोने दो ना, लेबर को तैयार होने दो, मिस्त्री को तैयार होने दो, अब मैं आ जाऊंगा, तब तक आप जा कर के देखो। चाचा कहने लगे कि भूखे जाओगे क्या? अरे कुछ खाना पीना हम बनाएंगे। अब मैं कहने लगा कि चाचा अब छोड़ो ना अपने घर का खाना, जो सबका बन रहा है उसी में हम खाएंगे, उनका भी स्वाद लेना चाहिए, वो भी तो हम खा कर देखें कि आखिर लेबर हमारी क्या खा रही है। अब चाचा हमारी बात को समझ गए थे, मुस्कुरा के कहने लगे कि हाँ बेटा, जो तू सोच रहा है ना वो मेरे दिमाग में बहुत पहले आया था। चलो कोई बात नहीं, आज हम वहीं भोजन करेंगे। चाचा के जाने के बाद मैं आराम से सो चुका था। हाँ, नींद पूरी होने के बाद मैं अब जाग चुका था। मैं अब घड़ी देखा तो 8:30 बज रहा था, मतलब आधा घंटा मेरे पास था तैयार होने का। 9 बजे तक हमें लेबर के साथ में होना चाहिए था, मिस्त्री के साथ में होना चाहिए था, काम बताना चाहिए था। आखिरकार उठने का दिल तो नहीं कर रहा था, थका हुआ था रात भर का। इसके बाद मैं जैसे तैसे अब तैयार हुआ। जब मैं उस नाश्ता वाली जगह पर पहुंचा जहां पर सब लेबरों का खाना जो अपना बनाते थे तो उनकी तो बात अलग थी, और जो इस सम्मिलित में खाना खाते थे वो खाना मुझे देखना भी था, चेक भी करना था कि आखिर स्वादिष्ट खाना है या ऐसे ही बनाया गया है। लेकिन जब मैं पहुंचा ना तो वाकई खाना बहुत टेस्टी था, स्वादिष्ट भी था और पौष्टिक भी था। मैं अब इन चीज़ को देख चुका था। इसके बाद हमारा काम का चक्कर शुरू हो चुका था। एक बार जब काम स्टार्ट हो जाए ना तो दोपहर के टाइम में एक बार सिर्फ आधे घंटे के लिए हम रेस्ट करते थे, वो लंच ब्रेक। लेबर खाती थी और 5-1 मिनट इधर उधर घूम लेती थी, सुस्ता लेती थी, और फिर हम अपने काम पर लग जाते थे। आज शाम को 6 बजे हमारा काम बंद हो जाता था। ऐसे ही हमारा रोज का रूटीन था। मैं अपना रोज का रूटीन वही कर रहा था, काम तेजी से अब मैं करा रहा था। ठेकेदार आए और मुझे शाबाशी दिए कि सही जा रहा पारस, काम खींच रहा है, मुझे देख भी रहा है, अब इस तरह लगे रहो लगे रहो। आखिरकार 15 दिन जब बीत चुका और तब हमारी लेबर की छुट्टी हो चुकी थी, शाम के 6 बज चुका था और ठेकेदार अपने कमरे में कुछ हिसाब किताब कर रहे थे। अब अकेले भी थे वो। मैं उनके पास से होके गुजरा ताकि बोल दूं कि अब आज का काम तो ख़त्म हो चुका है, अब कल की तैयारी करना है, कल किसी हिस्से से काम शुरू किया जाए। हाँ, मैं पहुंच गया ठेकेदार के कमरे में। जब मैं गया तो डायरी में उलझे हुए थे, मुझे देखे और कहने लगे पारस जाना नहीं, बैठो, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं सोचा कि काम के बारे में बात करेंगे, पूछेंगे सवालात, और क्या हो सकता है इस जगह पर। जब आधा घंटा के बाद वो डायरी जब ख़त्म किया, उन्होंने लिखा पढ़ी का काम ख़त्म किया, हाँ, तब मेरी तरफ वो देखना शुरू किया। और पारस क्या चल रहा है, सब काम बढ़िया चल रहा है ना? मैंने बोला जी, सब काम सही ढंग से चल रहा है, जैसा आप चाहते हो उसी हिसाब से मैं काम को खिंचवा रहा हूँ। आप जो ठेकेदार थे ना रमेश जी, वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि कुछ थोड़ा बहुत लेते भी हो। मैं समझ नहीं पाया था कि किस चीज़ की बात कर रहे हैं। मैं उनकी तरफ आश्चर्य से देखने लगा। तब वो अपना थैला से अब वो निकाले अपना दारू का बोतल, गिलास निकाले, और एक नहीं 2 गिलास निकाले, चखना निकाले। मैं तब समझा कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं उनके देख करके कहने लगा नहीं 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 ठेकेदार जी, मैं नहीं लेता, ये सब चीज़ मैंने आज तक छुआ ही नहीं है। तब वो हंस के कहने लगे पारस, तुम्हें अब इस चीज़ का आदत लगाना चाहिए,
तुम अब नॉर्मल नहीं रह गए हो, तुम कोई लेबर नहीं हो, अब तुम इंचार्ज हो। और सुनो, पहले तुम ये गिलास खाली करो, अब फिर तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ। मैं मना करने लगा कि नहीं ठेकेदार जी, नहीं नहीं, मैं हाथ नहीं लगाऊं। मैं देखा हूं कि लोग वहाँ पी कर बहक जाते हैं, गालियाँ देते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। ना 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 ना, इस चीज़ को मैं कतई हाथ नहीं लगाऊंगा। ठेकेदार जी मुस्कुरा कर कहने लगे, अरे बेटा, मैं भी तो रोज़ पीता हूँ, कभी तुमने किसी से सुना है, कभी देखा है मेरे को किसी से लड़ते हुए, किसी को गाली देते हुए खाम? नहीं ना। तो ये तो बेटा, जो इसके गुलाम बन जाते हैं ना, वो ऐसा हरकत करते हैं। हम कभी गुलाम नहीं बने। हम जितना ज़रूरत है अब एक दवा की तरह लेते हैं, हम दारू की तरह नहीं पीते। वो ठेकेदार जी मुझे इन चीज़ों के बारे में ज्ञान दे रहे थे, लेकिन मैं उस ज्ञान को अब ले तो रहा था, लेकिन उसको चखना नहीं चाहता था। लेकिन बार बार ठेकेदार कह रहे थे कि मैं तुम्हें एक खुशखबरी दूंगा, लेकिन पहले गिलास उठा और तब इसको ख़त्म कर, और फिर तुम्हें मैं बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ। आखिरकार मैं नाक बंद करके और उस चीज़ का सेवन किया जिसको मैंने कभी आज तक लगाया नहीं था हाथ से। कड़वी जरूर लगी, लेकिन अब ठेकेदार जी ने बोला था तो मैं पूरी की पूरी गटक गया। शरीर में एक झन्नाटा सा हुआ, ऐसा लगा कि पूरा मेरा बदन, अंदर का हिस्सा एकदम जलन सी हुई एक बार में। और ठेकेदार मेरी तरफ देख करके मुस्कुराते हुए कहने लगे, पहली बार पिया है ना, तो ऐसा ज़रूर लगेगा। खैर कोई बात नहीं, अब तो इसकी तेरी को आदत लगानी पड़ेगी। मैं अभी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ठेकेदार मुझे बार बार इसकी आदत लगाने की बात क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या है। लेकिन जब 2 पैग पी चुके ठेकेदार, में तो एक ही पैग में मेरा ऐसा सब कुछ हुआ पड़ा था। मैं तो दोबारा उस गिलास को हाथ नहीं लगाना था, और ठेकेदार 2 पैग ख़त्म करके तीसरा पैग की तरफ बढ़ रहे थे। अब मेरी तरफ अब उन्होंने इशारा किया कि डालो। मैं हाथ जोड़ लिया कि नहीं ठेकेदार जी, नहीं, इतना मेरे लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा हो गया तो कहीं मैं बहक ना जाऊँ, रहने दीजिए आप। तब वो हंसते हुए कहने लगे, अरे अरे, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो तेरे जैसे जवान था तो मैं आधी बोतल गटक जाता था। खैर छोड़, अभी तेरा पहला दिन है। अब सुन काम की बातें। उनकी आंखें अब मेरी तरफ गड़ी हुई थी, मुस्कुरा भी रहे थे। अब कहने लगे कि देख पारस, मैं तुम्हें एक जिम्मेवारी सौंपना चाहता हूँ, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मैं अब ठेकेदार जी की तरफ देखने लगा। मुझे लगा कि ये 3 पैक पीने के बाद नशे में उड़ रहे हैं, और तभी ये बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। कौन सा जिम्मेवारी भाई, जिम्मेवारी तो मैं एक संभाल रखा हूँ, अब कौन सी बड़ी जिम्मेवारी मेरे को देंगे। लेकिन जब वो कहने लगे ना, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई हैरत से। ऐसी बात ही थी। ठेकेदार जी अब बोल तो रहे थे, आवाज़ साफ साफ निकल नहीं पा रही थी, लेकिन जितनी निकल रही थी ना, मैं सुन करके बहुत हैरान हो चुका था। वो तो मुझे पार्टनर बना रहे थे, वो भी 40% का। मतलब जितनी कमाई साइड पर होगी, 60% ठेकेदार जी का, 40% मेरा। ये तो बहुत बड़ा डील था। अब मेरे लिए तो बहुत, मैं तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं ऐसा भी बन जाऊंगा। मुझे लगा उस वक़्त में कि ठेकेदार जी नशे में हो चुके हैं और ये बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। जब नशा उतर जाएगा ना, तो अब ये पार्टनरशिप भूल जाएंगे, मैं इंचार्ज ही बना रहूँगा। मैं सब कुछ सुनता रहा। ठेकेदार जी मुझे और ज्ञान देने लगे कि देख बेटा, तुझे अब इसी साइड में नहीं रहना है, जितनी मेरी साइड चल रही है ना, सब पर तुझे राउंड मारना है और काम को तेज़ी से बढ़ाना है। मैं अकेला हूँ, थक जाता हूँ, इतनी साइड है मेरी कि मैं घूमते घूमते मेरी हालत ख़राब हो जाती है, और इसलिए मैं तुम्हें पार्टनर बना रहा हूँ। तुम्हें वो काबिलियत देखी है, तुमने वो साबित करके मुझे दिखा दिया है। अब इसके बाद मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था कि हे भगवान, ये जो कह रहे हैं ये नशे में तो नहीं कर रहे ना। कल सुबह मुझे पता चले
कि ये नशे का शिकार थे, नशे में सब कुछ बोल दिए। हाँ, मैं तो वही इंचार्ज के इंचार्ज ही रह गया। तो इतना बड़ा सपना मैं देख भी रहा था और उसको समझ भी रहा था। खैर, अब उनकी सब कुछ कहानी ख़त्म हो गई थी। बोतल अपनी थैले में रख ली और कहने लगे कि बेटा मैं अब निकल रहा हूँ। मैं हाथ जोड़ लिया, ठेकेदार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे इस योग्य समझा। ठेकेदार जी मुस्कुरा के कहने लगे कि चल बेटा गाड़ी तक तो छोड़ दे मेरे को। गाड़ी जरा रोड साइड पर खड़ी होती थी, ड्राइवर ठेकेदार साहब का था। मैं अब उनके साथ साथ चलने लगा। वो अभी भी नशे में लग रहे थे। हाँ, कुछ ऐसी बातें मुझे बता रहे थे कि देख बेटा कल तेरे को मैं एक बाइक दिलाऊंगा, नई बुलेट बाइक। हाँ, उस पर तू चढ़ कर के पूरे साइड का विजिट करेगा। अब यहाँ का ज़्यादा टेंशन मत लिया कर, इससे भी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट मेरे पास में है। वो भी तेरी ज़रूरत है। जब तू उस साइड पर जाएगा ना तो वहाँ भी काम तेजी से चलने लगा। कल ही मैं तेरे के लिए बाइक लेके आता हूँ। इसके बाद हम कार में पहुँच गए थे। मुझे विश्वास नहीं था कि ठेकेदार जी जो बोल रहे हैं ना ऐसा कर पाएंगे। अरे रात गई बात गई, नशा उतरा, सब कुछ खत्म। मुझे ऐसे ही पूरा अंदाजा था। इसके बाद वो गाड़ी में बैठे अपने चल पड़े। मैं अपने खोली में चाचा के पास। चाचा पूछ रहे थे कि ये बड़ा देर लगा दी बेटा। मैंने बोला हाँ ठेकेदार जी मुझे अपने ऑफिस में बुला लिए थे। मेरे मुंह से कुछ स्मेल भी आ रही थी। चाचा मेरी तरफ देख करके एक तरह से भौचक्के रह गए। अरे पारस तूने पिया है बेटा, ड्रिंक किया है? मैंने बोला हाँ चाचा। ठेकेदार जी ने मुझे ज़बरदस्ती पिला दी। अब फिर मैं सब कुछ बोलता चला गया। ठेकेदार क्या क्या बोला था और वो एक एक बात अपने चाचा से बता दिया कि चाचा जी मुझे ऐसा अब ऑफ़र मिल रहा है। अब सुबह ही पता चलेगा कि क्या है, झूठ है, सच है। लेकिन मैंने सपना देखना शुरू कर दिया है। चाचा मेरी तरफ देखते रहे, कहने लगे बेटा सपना तो इंसान को देखना ही चाहिए। बिना सपने के इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। उसके पास अपना एक सपना होता है, कहाँ तक पहुँचना है, अपना भविष्य उस सपने में संवारता है, देखता है, तभी तो आगे बढ़ता है। सपना तेरा बहुत बेहतरीन है बेटा, लेकिन ये सुबह होने के बाद ही अब पता लगेगा कि सपने में कितना दम है। आखिरकार हम लोग खाना पीना खा करके सो चुके थे और आज तो मुझे जल्दी नींद आ गई थी। इसके बाद मेरी जब नींद खुली ना तो मैं पुराने मंदिर पर अपने आप को पाया। मेरे बगल में मेरी सहेली जंगल वाली लड़की बैठी थी और मुझे कह रही थी कि पारस तूने आज ड्रिंक किया हुआ है। मैं जब अपने आप को उस जगह पर देखा तो मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। ये तो हमारे साथ ऐसा ही किया करती थी। मुझे सोते हुए में उठा के चली आती थी। ये मेरे लिए नया कोई बात तो नहीं था। लेकिन वो मेरे बगल में बैठी भी थी। हाँ, मुझसे पूछ रही थी कि पारस तुमने ड्रिंक पिया है? मैंने बोला हाँ। अब इसके बाद में सारी बात ठेकेदार वाली बता दी। वो जो मेरी मित्र थी, सहेली थी, अब वो सोच में डूब गई थी और आखिरकार उनका चेहरा एक तरह से खिल उठा था। मुस्कुराने लगी थी और कहने लगी कि शाबाश पारस तुम तो इस काबिल बनते जा रहे हो। वो कोई झूठ बात नहीं है। जो ठेकेदार ने तुम्हें बताया है ना सब कुछ सही बात है। तुम अब उसका पार्टनर बन चुके हो। अब तो मेरा होश उड़ चुका था कि ये कैसे जान ली। तब वो कहने लगी कि अब तुम सुबह में जब ठेकेदार से मिलोगे ना तब तुम्हें पता चल जाएगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है। इसके बाद हम उस खुशी को सेलिब्रेट करने लगे थे। सुबह के टाइम अब मेरी सहेली कहने लगी कि चलो अब हम तुम्हें छोड़ दें, लेकिन पारस मैं तुमसे अब मिल नहीं पाऊंगी। अब हमारा टाइम जो है अब ख़त्म हो गया इस महीने का। अब मैं कोशिश करूंगी अगले महीने तुमसे मिलने की, जितनी जल्दी हो सके। आज सुनो, तुम खाम खा इस मंदिर पर मत आया करना।
वो भी रात के टाइम में। यहाँ पर और भी आत्माएं घूमती रहती है और वो तुम्हारा शिकार बना सकती है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें जब आऊँगी ना तो मैं खुद लेके चली आऊँगी। तुम मुझे ढूंढते हुए इस जगह पर कभी न आना है, कभी मत आना है, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ हो भी सकता है। इसके बाद मुझे वो चेतावनी दे करके चौराहे पर छोड़ दी। फिर मैं बार बार अपनी सहेली को देखता रहा कि अब पता नहीं कब मिलेगी, कब इससे मिलना होगा। वो मुझे हाथ हिला ला कर बोल रही थी, बाय, चले जाओ आप। मैं अब अपनी झुग्गी पर आ चुका था। चाचा अभी सो रहे थे, पूरा अभी बस्ती के लोग सो ही रहे थे। मैं भी जा कर के सो गया। अब वही ख्वाब देखने लगा कि मैं अब बहुत बड़ा आदमी बन चुका हूँ, अमीर बन चुका हूँ। ख्वाब मैं उसी में अब एक तरह से जीने लगा था। कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह वही चाचा मुझे उठाते थे कि बेटा उठ जा, सुबह हो चुका है, 8 बज चुका है। मैं अनमने भाव से उठा, नहीं हाँ चाचा, उठना है मुझे। आज चाचा जब मैं उठ गया तो मेरे सामने बैठे हुए थे। कहने लगे, बेटा देख, तेरा सब काम तो ठीक है, लेकिन बेटा ये जो शराब है ना, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये तू सेवन मत कर। चाहे कोई कितना बोले, उनसे माफ़ी मांग ले कि नहीं जी, मुझे नहीं पीना है, बाकी सब काम कर लूँगा, लेकिन शराब नहीं बेटा। मैं कहने लगा चाचा से कि चाचा जी मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन ठेकेदार साहब माने नहीं ना। अब उनका दिल तो मैं तोड़ नहीं सकता था, और वो कह रहे थे कि अब तो तेरे को आदत लगानी पड़ेगी इस चीज़ का। अब क्या बताते हैं आज उनसे मिल कर के, तब तो सब कुछ फैसला होगा कल वाली बात का। इसके बाद मैं भी तैयार होने लगा था। 9 बजे के बाद हम साइट पर थे, नाश्ता पानी करके काम को मैं तेज़ी से खिंचवा रहा था। आखिरकार 11 बजे ठेकेदार की गाड़ी आती हुई दिखी, और उसके पीछे एक नई बाइक, चमचमाती हुई काले रंग की बाइक मुझे दिखाई दे गई। मेरा दिल धक से बोल गया उस बाइक को देख करके, क्योंकि ब्रांड न्यू बाइक थी, और जैसा ठेकेदार ने कहा था वो तो कर रहा था। आखिरकार अब ठेकेदार की गाड़ी तो रुक गई थी रोड साइड पर, क्योंकि इधर कच्चा रास्ता था और बाइक तो आ गई, लेकिन वो नहीं आई कार, और वो आती भी नहीं थी, उसी जगह पर खड़ी रहती थी। अब वो बाइक मेरे सामने में आकर के ठेकेदार जी खड़े हो गए और उतर के कहने लगे, देख पसंद है ना तेरे को। मैं उस प्यारी सी बाइक को देख रहा था जो धूप की रोशनी में एकदम चमक रही थी। काले रंग की थी, लेकिन चमक तो मार रही थी शीशे की तरह। मैं देखता ही रह गया था। मेरा तो खुशी के मारे बुरा हाल था। मेरा तो सपना था कि कब मैं कोई स्कूटर चलाऊंगा, कब मेरे पास 2 पहिया होगी, चाहे पुरानी क्यों ना हो। और आज मेरे सामने में इतनी महंगी मोटरसाइकिल, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। खुशी के मारे मेरा बहुत बुरा हाल था। और तब वो चाबी निकाल के मेरे को थमा दिए कि ले बेटा, ये पकड़ चाबी, आज से तेरी बाइक है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, चल तू आ ऑफिस में। हाँ, मेरी सांस एक तरह से उखड़ने लगी थी वो खुशी के मारे कि हे भगवान, ये तो जैसे रात में बोले थे वैसा कर दिया। ऐसा मैंने क्या कर दिया भाई? मैं तो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। 10वीं पास कोई पास होता है? अरे कोई BA MA किया होता तो चलो वो भी समझता, लेकिन ना जाने मुझ पर ठेकेदार इतना क्यों मेहरबान थे, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था। आखिरकार उनके साथ ऑफिस में गया। ऑफिस में बैठे मिठाई का डब्बा भी लेके आए थे, और वो मिठाई मुझे खोल कर डब्बा दिए कि पहले मुंह मीठा कर। मैं कांपते हाथों से लड्डू निकाला। मेरा हाथ दे कर ठेकेदार करने लगे, अरे क्या हुआ पारस, तेरा हाथ क्यों कांप रहा है? सही मायने में वो खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे। ठेकेदार मुझे संभालने लगे, अरे नहीं बेटा, नहीं, ऐसे मौके पर आंख से आंसू नहीं निकलना चाहिए, ये तो खुशी की बात है। अरे परमात्मा दे रहा है तो उस चीज़ को तू एकदम आदरपूर्वक लेना।
रोने की इसमें क्या बात हो गई? अभी तो आगे आगे देख तुझे मैं कहाँ पहुँचाता हूँ। इसके बाद ठेकेदार जी पेपर भी लेके आए थे, एग्रीमेंट बनवा करके। हाँ, कहने लगे कि तू पढ़ा लिखा है ना, तो इसको पढ़। मैं हिंदी में टाइप करवा के लाया हूँ, एक एक कॉलम पढ़, अब मुझे भी बता इसमें क्या लिखा हुआ है। मैं कांपते हाथों से एग्रीमेंट उठाया, पढ़ना शुरू किया, और जब मैं पूरा पढ़ गया तो मामला समझ में आ चुका था कि वास्तव में ठेकेदार जो रात बोले थे ना, वो सब कुछ कोई सपना नहीं में मुझे दिखा रहे थे, हकीकत पर उतार रहे थे। कहने लगे कि आप दाहिने हाथ से तो पहले इसको साइन कर, इसके बाद तू मेरा पार्टनर बन जाएगा। सुन, गाड़ी में मिठाई भी रखी हुई है, और सारी मिठाई लंच के टाइम में सारे लेबर भाइयों को मिलनी चाहिए, सारे मिस्त्री को मिलना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए, ये तेरी खुशी में। मेरा तो मन ऐसा झूम रहा था, आंखों से आंसू भी निकल रहा था, और खुशी के मारे मुझसे रहा भी नहीं जा रहा था। मैं वो पल को कभी भूल ही नहीं सकता जो मेरे साथ में घट रहा था। आज सब कुछ ऐसा लग रहा था कि जादू की तरह सब मेरे पास में आता जा रहा है, आता जा रहा है। मैं कोई मेहनत नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे विश्वास था उस जंगल वाली लड़की पर। उसने जो मुझे वो सिक्का दिया था, अब बोली थी कि पारस, ये सिक्का अपने पास में रखना, अब देख तू तरक्की पाता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। उस सिक्के को तू हमेशा अपने साथ में रखना, अपने से अलग मत रखना, और गुम भी मत होने देना, गलत हाथों में पड़ने भी नहीं देना, नहीं तो आप समझ सकते हो। वो सिक्के को मैं अपने जान से ज़्यादा संभाल के रखा हुआ था अपने पर्स में। इसके बाद तो मैं एक तरह से खुशी से झूमने लगा था। सबसे पहले मैं अपने चाचा के पास पहुंचा जो काम में लगे हुए थे। मेरे हाथ में मिठाई थी, वही डब्बा जो ठेकेदार जी लेके मुझे आए थे। अब बाकी मिठाई तो कार में पड़ी हुई थी। मैं मिठाई लेकर सीधा चाचा के बोला, मुँह खोलो, मुँह खोलो। और वो मेरी तरफ हैरत से देखने लगे, ये क्या है, ये किसकी मिठाई है? मैंने बोला कि पहले मुँह खोलो चाचा। उन्होंने मुँह खोला, एक लड्डू उनके मुंह में डाल दिया। लड्डू चबाते हुए कहने लगे, अब तो बता दे बेटा, ये किस खुशी में है? अब मैं बाइक भी देख रहा हूँ। अब चाचा अब उनको लगा कि अरे ये तो रात को बात हुई थी, सब कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है। चाचा भी मेरे पास में अपना काम छोड़ के आ चुके थे। अब हम दोनों साथ में थे। अब फिर वो सर हिला के जैसे पूछना चाहते थे कि बेटा, ये जो रात में बोला था सब कुछ वैसा ही है क्या? मेरे मुंह से तो बोल भी नहीं फूट रहा था कि मैं चाचा को बताऊं, लेकिन सब समझ चुके थे। अब मुझे तो गले लगा लिए थे चाचा कि शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत आगे बढ़ेगा तू, बहुत आगे बढ़ेगा। मैं जानता था तेरे में वो खूबी है, तू लेबर के लिए पैदा नहीं हुआ है, तू बहुत आगे तक जाएगा। आशीर्वाद मुझे चाचा दे रहे थे। इसके बाद पूरे लेबर में अब खबर फैल चुकी थी। जो भी लेबर मिस्त्री सब मेरे पास में आ रहे थे। पारस बाबू, पारस, जो मेरा नाम लेके पुकारते थे। कई तो मुझे बच्चा ही समझते थे, अब वो मुझे पारस बाबू कह रहे थे। उस टाइम मैं जो फीलिंग कर रहा था ना, अपने आप को शहंशाह से कम नहीं मान रहा था। आखिरकार सब कुछ हुआ लंच में। अब मिठाई भी आई, पूरे दिया गया, सभी को खिलाया गया। अब एक तरह से वहाँ सबके चेहरे पर मुस्कान दौड़ रही थी, सब मुझे आदर से देख रहे थे। अब मैं उनकी खुशी में शामिल भी था, आखिर खुशी तो मेरी ही थी ना। खैर, इतना सब कुछ होने के बाद अब 3 बजे के बाद ठेकेदार मुझसे कहने लगे कि पारस, आप एक साइड का चक्कर मारिया, दूसरे साइड का। अब जितना साइड था उन्होंने मुझे बता रखा था, और 2-3 साइड पर तो मैं जा भी चुका था, लेकिन और भी साइड थी उनके पास में जहाँ मैं गया नहीं था। अब तो मैं 40% का इनका पार्टनर था। मुझे भी हक था कि हम नई साइड जाकर देखें वहाँ क्या चल रहा है,
काम कितना आगे बढ़ा, कितना बाकी है। अब फिर मैं ठेकेदार जी को, आप तो मेरे पार्टनर थे, और मैं अब उनसे विदा लेकर के बाइक अपना स्टार्ट किया। और वो बाइक की जो सवारी थी ना, मैं भूल नहीं पाता। पहली सवारी थी, वो भी नई बाइक की। बड़ा मज़ा आ रहा था। मैं रोड पर निकल गया था और जी करता था कि बस चलाते जाओ चलाते जाओ, सड़क कभी ख़त्म ना हो और इस गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म ना हो। बहुत ही मज़ा आ रहा था। आखिरकार 2.5 घंटे का सफ़र करने के बाद मैं अगली साइड पर पहुंच गया था। वहां पहुंचा, काम वाम देखने लगा। काम सही ढंग से चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं था कि कोई रुकावट हो। हर चीज़ सही अपने टाइम पर चल रहा था। अब मैं एक एक कोना उस साइड का पूरा देख लिया। अब पूरा हिसाब किताब देखने में, डायरी वारी लिखने में अब समय तो लगता है। अब लेबर की छुट्टी हो चुकी थी, 6 बज चुका था। वहाँ भी अब लेबर कॉलोनी बनी हुई थी। सब लेबर अपने अपने झुग्गी में जा चुके थे और हमारे लिए तो ऑफिस था। हम ऑफिस में बैठे हुए थे। वहाँ का जो इंचार्ज थे, मैं उनसे सवाल जवाब पूछ रहा था। खर्चे के बारे में, क्या घटा क्या बढ़ा, उसके बारे में लेन देन का हिसाब किताब ले रहा था और वो सब कुछ बता रहे थे। तब वो कहने लगे कि साहब, हमें ठेकेदार साहब ने कल ही बता दिया था। मैं तो बड़ा खुश हुआ था। मैं आपको जानता नहीं, लेकिन उन्होंने बताया था कि हमारा वो बहुत पुराना साथी है। पहले लेबर में काम करता था, अब मैंने उसको इंचार्ज बना दिया। अब मैं उसको अपना पार्टनर बना रहा हूँ। मुझे तो बहुत खुशी हुई साहब। वो जो इंचार्ज था मेरी तारीफ़ कर रहा था। और इसके बाद वो कहने लगा, साहब आज आप यहीं रुकेंगे ना, क्योंकि अब शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है। मैं कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, थोड़ा देर और आप मेरे साथ बैठो, थोड़ा ये काम ख़त्म हो जाए, हाँ मैं निकल लूँगा। लेकिन हिसाब जो था ना, थोड़ा सा जटिल था। अब समझने में, सब कुछ करने में वक्त लग चुका था। जब मैं वहाँ से फारिग हुआ ना, तो 8:30 बज चुका था। अब मुझे भूख भी लग रही थी। मैं एक ढाबा पर रुका भी और आज अपनी मनपसंद का चीज़ मैं खा रहा था। मुझे बहुत खुशी हो रही थी। आखिरकार 1 घंटा बिताने के बाद मैं सोचा, अब चलो चाचा के पास चला जाए। अब सुना तो मुझे उसी झुग्गी में है। आखिरकार मैं अब अपना बाइक निकाला, स्टार्ट किया और चल पड़ा अपना दूसरी साइड की तरफ। अब 2.5 घंटे का सफ़र और तय करना था। आखिरकार मैं पहुंच गया था अपने साइड के बिल्कुल नज़दीक में, जहां से जंगल का सिलसिला शुरू होता था। लेकिन वो मोड़ नहीं था, मोड़ अभी बहुत दूर था, कम से कम 2.5-3 किलोमीटर आगे। और इसके बाद हमारा साइड आ जाता और हमारी झुग्गी अब वहाँ से शुरुआत हो जाती। लेकिन अभी तो जंगल का शुरुआती हिस्सा था, जो रोड के किनारे किनारे अब चल रहा था। यूँ कहा जाए कि वो रोड ही जंगल के किनारे किनारे चल रहा था। हाँ, मैं उसी शुरुआती हिस्से में अब अपना बाइक लेकर के अब तेज़ स्पीड में चल रहा था। अचानक मुझे अपनी बाइक रोकनी पड़ी। रोकने का वजह था कि एक औरत बीचों बीच खड़ी थी। हाँ, जिधर मैं बाइक करता कि मैं चलो उधर से निकल जाऊंगा, वो उधर हो जाती। मैं दूसरी साइड करता तो दूसरी साइड आ जाती। हाँ, मैं घबरा करके कहीं चोट ना लग जाए इसको, और अपने बाइक रोक दिया। और रोकना ही मुझ पर भारी पड़ गया था। जैसे ही रोका, वो औरत तो थोड़ा और आगे चली गई। हाँ, मैं उसको अब आवाज़ दे रहा था कि सुनो जी, ऐसा क्या है कि आप इधर उधर भाग रही हो। मैं बाइक से उतरकर स्टैंड पर खड़ा करके और उसकी तरफ चलने लगा। आप सुनो तो सही, क्योंकि मुझे डर था कि इस जंगल वाले एरिया में औरत को रात को घूमना, आप सड़क पर जाना ठीक भी नहीं है। मैं उसको अपने पास बुलाना चाहता था कि उसको मैं लिफ्ट दे करके और उसको सही ठिकाने पर उतार दूं, क्योंकि औरत थी। लेकिन वो तेज चाल से आगे की तरफ चलती जा रही थी, जैसे मेरी आवाज़ सुन नहीं पा रही हो। आखिरकार वो बहुत आगे निकल गई। हाँ, औरत होके इतनी तेज चाल चल रही थी कि मैं उसका पीछा नहीं कर पा रहा था। अब फिर मुझे अब वापस लौटना पड़ा।
जैसे ही बाइक के पास पहुंचा ना, तो यूं कहूँ कि बाइक के पास जैसे ही मुड़ा मैं, जहाँ से मुझे बाइक दिखनी शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन मेरी बाइक उस जगह पर थी ही नहीं। नई नवेली बाइक ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। मैं तो जैसे कांप उठा था कि अब मैं ठेकेदार जी को जवाब क्या दूंगा, मैं अपने पार्टनर को जवाब क्या दूंगा कि बाइक पहले दिन में चोरी करवा लिया। मैं सदमे में आ चुका था। हर तरफ देख रहा था कि आखिर मेरी बाइक कौन ले गया। यहाँ तो कोई नहीं था, यहाँ तो बिल्कुल सुनसान था। मैं आगे सड़क की तरफ देखने लगा, जिधर औरत गई थी वो औरत तो मुझे नज़र ही नहीं आ रही थी। अचानक वो औरत कहाँ गायब हो गई, जबकि रोड मुझे दूर दूर तक साफ दिखाई दे रहा था। मुझे तो दाल में काला लगा कि कहीं लुटेरी गैंग का सदस्य तो नहीं थी। ऐसा वाकया होता रहता था। हाँ, मैं डर चुका था। हाँ, वही शक मुझे हो रहा था कि मेरी बाइक चुरा ली गई है। वो औरत जानबूझ करके मेरे सामने आ रही थी ताकि मैं बाइक रोकूं, और वही मैंने किया। इसके बाद जैसे जगह पर मुड़ा हूँ, बाइक गायब। मैं अब इतना उदास हो चुका था नई नवेली बाइक को ना पा करके। मैं झाड़ियों में देख रहा था, इधर देख रहा था, उधर देख रहा था, लेकिन बाइक का कहीं पता नहीं चल रहा था। आखिरकार मैं निराश हो चुका था। आखिर मैं करूं तो क्या करूं, किससे मदद लूं, अब इस रात में करूं क्या। अब मैं एक जगह पर एक चबूतरा जैसा था, पत्थर जैसे रखा हुआ था, और उसी जगह पर बैठकर सोचने लगा कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं कि मेरी बाइक मिल जाए। और तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई पड़ी। वो आवाज़ किसी का चलने की थी। जंगल के शुरुआती हिस्सा था। अब मैंने देखा कि जंगल से वही बाबा, वही अधेड़ व्यक्ति जो मुझे वो मंदिर के मार्ग में मिलते थे, 2 बार मुझसे मिल चुके थे, और वही मुझे उस जगह पर वही पुरानी लकड़ी लिए हुए मुझे खड़े नजर आए। चल कर के जंगल से बाहर निकल चुके थे, अब मेरी तरफ देख रहे थे। मैं उनको देखा ना, तो थोड़ा खुशी का एहसास हुआ कि चलो कोई तो आया। और मैं उनको देख कर हैरान भी हुआ। इस जगह पर जब मैं उनको पहचाना ना, तो हैरान भी हुआ कि बाबा इस जगह पर कैसे आ गए। वो तो मंदिर वाला इलाके में मिलते थे। मैं उन जो मेरी सहेली थी उनसे जानकारी भी लिया था कि वो जो है ना, कोई इंसान नहीं है, वो एक पवित्र आत्मा है, और हमेशा उस जंगल में भटके हुए लोगों का रक्षा करते हैं। एक तरह से वो मेरे लिए तो पूजनीय थे। मैं उनके पास पहुंच गया रोते हुए कि बाबा बाबा, मेरी बाइक गायब हो गई है, ना जाने कौन ले गया, बाबा आप मेरी मदद कीजिए। वो बाबा अब मुझसे कहने लगे कि मैं जान चुका हूँ, और जिसने तेरा बाइक चुराया है ना, उसको भी मैं देख लिया हूँ। बाइक तेरे कहाँ है वो भी मुझे पता है, लेकिन जिस जगह पर है ना, उस जगह पर मैं नहीं जा सकता। बेटा, अगर तुझे अपना बाइक पाना है तो तुझे ही जाना पड़ेगा। तुझे ही अपने बाइक को अब वहाँ से लेके आना पड़ेगा। उसमें मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊँगा। मैं पूछने लगा, बाबा आप मुझे मेरी बाइक का जगह बता दीजिए, बाकी मेरा काम है। बाबा मेरी तरफ देखते रहे और कहने लगे कि देख, जितना तू सोच रहा है ना आसान काम है, उतना है नहीं। वो बाइक ऐसी एक शक्ति के पास है जो तुझे जानबूझकर के इस माया जाल में फंसाई है। मैं तुमको सावधान करना चाहता हूँ कि बाइक की लालच अभी मत करो। तुम अपने घर चले जाओ, और दिन के टाइम में आकर के वो बाइक तुम्हें इन्हीं जंगलों में कहीं पर मिल जाएगी। लेकिन इस टाइम तुम जंगल के अंदर गए ना, तो तुम्हारे साथ खेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और वो बाइक उसी काली शक्ति के पास में है, जिसकी शक्ति अपरंपार है। वो कुछ भी कर सकती है, और वो जाल तुम्हारे लिए बुना गया है। मैं तुम्हें समझाना था, समझा दिया, बाकी तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। अब बिना कुछ सुने हुए, बिना कुछ किए हुए बाबा फिर वापस जंगल में लौट चुके थे। मैं उस जगह पर बिल्कुल अकेले पड़ चुका था। समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा ने जो कुछ बोला है ये सत्य बात है या फिर ऐसे ही है,
झूठ है। लेकिन जंगल वाली लड़की ने कहा था कि बाबा वो कोई पुण्य आत्मा है, हमेशा लोगों का भला करते हैं, जंगल में कोई भटक जाए उसकी रक्षा करने को आ जाते हैं। तो आज उन्होंने मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे, मेरी बाइक क्यों नहीं दिलवा रहे? क्या उस काली शक्ति से इनकी पावर कम है? मैं यही सोच विचार कर रहा था। अब मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था अपने आप पर कि क्यों मैं उस औरत के चक्कर में पड़ा। मुझे तो बाइक रोकना ही नहीं था, तो मैं क्या करूं? अब मैं पैदल ही जाऊं अपनी झुग्गी तक, सुबह तक इंतज़ार करूं, अब फिर मैं लोगों को लेके आऊं और तब बाइक ढूंढेंगे। अगर इसके बीच बाइक ना मिली फिर क्या होगा? अब बाइक की ऐसी लालच थी ना कि मैं उसको छोड़ नहीं सकता था और मन ही मन फैसला करने लगा। और उस वक्त में मेरी जंगल वाली सहेली की याद आ रही थी। अगर वो आ जाती ना तो सारा मामला हल हो जाता। लेकिन उसने तो बोला था कि मैं अब नहीं मिलूँगी, अब टाइम लगेगा, महीना दिन से ऊपर लग सकता है। तो उसको भी अब मैं याद करके कोई फ़ायदा नहीं था। मैं हिम्मत अब बांधने लगा कि चलो देखी जाएगी, जो होगा, जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वो तो कोई टाल नहीं सकता। अब मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा था। अब मैं सोचा कि अब जंगल में अब घुस ही जाता हूँ, कितना दूर गया होगा, अंदर तो घना जंगल है, अंदर तो कोई बाइक लेकर नहीं जा सकता। जहाँ तक पेड़ पाड़ जब बड़े होंगे वहीं तक गया होगा, उसके बाद अंदर ले जाना मुश्किल ही होगा। अब बिना सोचे समझे उस जंगल के अंदर में घुस चुका था। चांदनी रात थी और कुछ दूर तक तो अंदर रोशनी फैली हुई थी, चांद की रोशनी सीधी पड़ रही थी। और उस चांद की रोशनी में मैं देख रहा था कि कहीं बाइक का पहिए का निशान मिल जाए। लेकिन जंगल में सारे पत्ते गिरे हुए, अब कोई बाइक जाए चाहे कोई पैदल जाए, चिन्ह तो बनता नहीं। आखिरकार मैं जगह जगह ढूंढने लगा, पेड़ के तने के पास देखने लगा, पीछे देखने लगा। आज जब मैं एक जगह देखा ना तो मुझे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बांस का जंगल था, बांस ही उगे हुए थे उस जगह में, लंबे लंबे बांस, और उसी बांस के पास में मेरी बाइक सुरक्षित खड़ी थी। अब बिल्कुल वैसे ही थी, इसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं हुआ था। मैं अपने बाइक को देख करके खुश हो चुका था। अब फिर एक तरह से मुझसे रहा भी नहीं गया, दौड़ता हुआ उस बांस के जंगल के पास पहुंच गया था। जैसे ही अपने बाइक को टच करना चाहा, ऐसा लगा कि बाइक से जैसे करंट निकली हो। मैं तो एकदम घबरा गया, करंट मुझे महसूस भी हुआ। तो आखिर इस बाइक में हो क्या गया? तभी एक हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे कोई औरत या लड़की हंस रही हो। आज जब मैं मुड़ कर देखा ना तो मैं देखता रह गया। एक सुंदर सी महिला, उम्र ज़्यादा नहीं होगा, 20-25 के आसपास रहा होगा, और वो भी लाल कपड़ों में गजब की खूबसूरत लग रही थी। आज जब हंस रही थी ना तो उसके गालों पर गड्ढे बन रहे थे। अब मुझे देख करके वो हंसती जा रही थी। अब मैं उसकी तरफ आ चुका था कि आप क्यों हंस रही हो, ये बाइक मेरा है। ये बाइक रोड पर मैं खड़ा करके एक औरत के पीछे भागा था, बाइक ना जाने कौन यहाँ लाके खड़ा कर दिया। तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? आइए, मेरे बाइक में करंट कैसे आ रहा है, क्या आप जानती हैं इसके बारे में? तब वो उसकी हंसी रुकी, कहने लगी, हाँ सब कुछ जानती हूँ। वो जो औरत तुम्हें रोड पर दिखाई दे रही थी ना, वो औरत मैं ही थी। हाँ, मैं ही तुम्हें चाहती थी कि तुम इस जगह पर आओ। मैं अब उसकी तरफ देख करके हैरान रह गया था कि आखिर ये है कौन भाई। मैं पूछने लगा कि आप मैडम जी कौन हैं? अब मुझे इस जगह पर आप इस तरह धोखे में क्यों लेके आई है? आपका मतलब क्या है? मुझसे आपका रिश्ता क्या है? मैं कई तरह का सवाल अब पूछ चुका था। वो औरत कहने लगी कि आप रिश्ता तो तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें बाइक चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने बोला, मैं तो बाइक लेके जाऊंगा हर हालत में, चाहे कुछ भी हो। फिर मैं बाइक के पास पहुंचा, जैसे ही बाइक को हाथ लगाया फिर करंट लग रहा है, झटका मार रही है बाइक, मेरी ही बाइक अब मुझे झटका दे रही है।
अब मैं सारा खेल समझ चुका था कि ये जो औरत है ना, जरूर ये विद्या जानती है। ये तंत्र विद्या को महारत हासिल है इसको, या कोई जादूगरनी है। मैं यही समझा था उसको। मैं भूत प्रेत आत्मा उसको समझ नहीं पाया था, क्योंकि वैसे लग भी नहीं रही थी। सब कुछ समान, लेकिन गजब का खूबसूरत थी। और तब वो हंसते हुए कहने लगी कि तुम अपनी बाइक को छू नहीं पाओगे जब तक मैं ना चाहूँ। मैं कहने लगा कि आपका मकसद क्या है, आप अपना मकसद बताइए। तब वो कहने लगी मेरे पास में आओ ना, मेरे नज़दीक बैठो, हम तुमसे बात करेंगे। अब इस तरह मैं अकेले रहती हूँ, मेरा टाइम भी पास हो जाएगा। मुस्कुरा कर सब बात कह रही थी। अब मुझे लगा कि मुझे कहीं और कोई खतरे में तो नहीं डालने वाली, लेकिन अब करता क्या, मैं इस जंगल में आ चुका था। अब बाइक मुझे लेके जाना भी था, तो चलो देखते हैं क्या होता है। मैं उस औरत के पास आकर के जहाँ बैठी थी मैं भी बैठ गया। अब पूछने लगी कि क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई। मैंने बोला जी नहीं, अभी शादी नहीं हुई, अभी तो मैं शादी बाद में करूँगा। अभी तो मैं अपने आप को एक तरह से संवार रहा हूँ, इस योग्य बना रहा हूँ, और अभी वक्त लगेगा। मुस्कुरा करके वो मेरे बारे में सब कुछ पूछती रही। मेरा घर कहाँ है, क्या करता हूँ मैं। अब मैं सब जवाब देता रहा। अब फिर मैंने उनसे पूछा मैडम जी से कि आप कौन हो, आप इस जंगल में क्या कर रही हो। तब मुस्कुरा के कहने लगी अरे मैं एक तुम्हारी तरह इंसान हूँ, देख रहे हो ना। मैंने बोला आप इंसान हो तो इस जंगल में क्यों हो, आपका अपना घर बार होना चाहिए, आपका परिवार होना चाहिए। तब वो कहने लगी हाँ, सब कुछ है मेरे पास में, मेरा परिवार है, मेरे माता पिता हैं, सब कुछ रिश्तेदार हैं, मेरे गांव में है सब। मैं पूछ बैठा कि आपका गांव कहाँ है। तब वो एक ठिकाने की बताई, ये गांव का नाम, मैं वहाँ के रहने वाली हूँ। मैंने बोला फिर आप इस जंगल में क्यों भटक रही हो। तब वो कहने लगी कि मैं तांत्रिक हूँ, तंत्र विद्या का अब पूजा पाठ करती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें दूर से सूंघ लिया था, मैं तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गई थी। हाँ, मुझे इस वक्त में एक लड़के की ज़रूरत भी थी जो मेरे साथ रात बिता सके। ऐसा ही मैं 15 दिन पर करती हूँ, और आज तुम मेरे शिकार बन गए हो और अपनी बाइक चाहते हो, तो मेरे साथ अभी रात बितानी पड़ेगी। हाँ, तुम्हारी बाइक तुम्हें सही सलामत मैं उसी जगह पर पहुंचा दूंगी, तुम्हें कोई कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं तो तुम जा सकते हो, तुम आज़ाद हो, मैं तुम्हें छूऊंगी भी नहीं। मैं उसकी सुंदरता में अब एक तरह से मोहित भी हो चुका था, और वो लग रहा था कि मुझे अपनी माया जाल में फंसा ही लिया है। मैं उसकी जब आंखों में देखा ना, तो मुझे एक झटका सा अंदर शरीर में लगा था, और तभी मुझे शक हुआ था कि ज़रूर ये मेरे ऊपर कोई मोहनी मंत्र का उपयोग किया है, ट्राइज कर दिया था। मैं उसके आंखों में अगर नहीं देखता तो शायद बचा रहता। अब मैं उसके जाल में बुरी तरह से फंस चुका था। अब मेरे पास में कोई चारा भी तो नहीं था। आखिरकार मैं अब रुक गया था, और कहने लगी मुस्कुराते हुए, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और सुंदर भी लग रहे हो, स्वस्थ भी हो, आओ हम चलें। मैं जादू से बंधा हुआ और उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। बाइक हमारी तो वहीं अब छूट चुकी थी, अब मुझे वो अंदर लेके आ रही थी, जंगल के अंदर में। जब हम एक जगह पहुंचे ना, तो मैं देख करके हैरान रह गया था। वहाँ तो जैसे पूजा पाठ का सामान अब हर तरह से सजाया गया था। एक मंडप बना हुआ था, बीच में दीपक जल रहा था, एक खोपड़ी भी रखी थी, इंसानी खोपड़ी, और वहाँ पूजा पाठ भी हुआ पड़ा था। मैं सब कुछ देख रहा था। दारू की बोतल अब वहाँ पर पड़ी हुई थी। ऐसी ऐसी चीज़ें मैं देख करके समझ चुका था कि ये महिला ज़रूर कोई तांत्रिक है, और ये तंत्र का साधना इस जगह पर अपने गांव से आके करती है, और शिकार बनाती है नए लड़कों को जो इस रोड पर अब रात को गुजरते हैं। और आज मैं इस रोड से गुजर रहा था, इसने मुझे सूंघ लिया। अब फिर मुझे एक तरह से ब्लैकमेल करके अब इसके जाल में फंस चुका हूँ। अब फिर वो कहने लगी
बैठ जाओ, बैठो यहाँ पर। मैं कहने लगा कि आप मुझे क्या करना है। वो कहने लगे बस थोड़ी देर का मेरी पूजा है, और फिर हम दोनों एक जगह पर चलेंगे, रात गुजारेंगे, आज सुबह में तुम्हारी बाइक रोड पर खड़ी नजर आएगी और तुम आज़ाद हो जाओगे। अब वो पूजा के स्थान पर बैठ चुकी थी, अपना पूजा सब कुछ स्टार्ट कर चुकी थी। उसके जो बोल थे ना, मुझे बड़ा अजीब लग रहे थे। कभी कभी धीरे धीरे बोलती थी, कभी ज़ोर ज़ोर से, दोनों हाथ ऊपर करके। जब ऐसा करने लगी ना, ऊपर हाथ जैसे उठाने लगी, मुझे उस जगह पर चमगादड़ उड़ते हुए दिखाई दिए, और वो भी बड़े बड़े चमगादड़ जो आकर्षित हो रहे थे इस पूजा के स्थान से। कई बार तो बहुत नज़दीकी मामला था, ऐसा लगा कि जैसे मुझे काट ना खाएं, इतनी नज़दीक से मेरे सर के ऊपर से उड़ चुके थे। हाँ, मैं बुरी तरह से डर चुका था कि हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है, मैं कैसे इस औरत की जाल में फंस गया, हे भगवान मेरी मदद करो, मदद करो। लेकिन वो पूजा करती रही, चमगादड़ आते रहे, कभी सिंगल कभी झुंड में, और जब भी आते ना तो मेरी तरह झपट पड़ते थे, लेकिन मैं नीचे झुक जाता था। आखिरकार उसका पूजा समाप्त हुआ। वो उठी और पूजा का सारा सामान उसने एक थैले में समेट करके थैला एक पेड़ की टहनी से टांग दिया और कहने लगी, आओ अब हमारा आराम का वक्त है, अब पूजा हमारा समाप्त हो चुका है। हाथ पकड़ लिया उसने। जैसे ही हाथ पकड़ा ना, तो ऐसा लगा कि मैं अपना सुध बुध खो रहा हूँ। धीरे धीरे मेरी आँख बंद होती गई, बंद होती गई। आखिरकार मुझे कुछ भी होश नहीं रहा, आभास ही नहीं रहा कि मेरे साथ अब क्या हुआ है। जब मेरी आँख खुली ना, मैं उसी रोड पर अपने बाइक के पास गिरा पड़ा हुआ था। अब बाइक बीच रोड में नहीं, साइड में खड़ी थी, बाइक के बिल्कुल नज़दीकी में लेटा हुआ था। आज जैसे वहाँ से कोई सवारी गुजरी ना, कोई ट्रैफिक गुजरी, उसकी आवाज़ से मेरी आँख खुल चुकी थी। जैसे ही मैं उठ करके बैठा, मैं अपने आप को देखने लगा कि अरे सुबह हो चुकी है। मैं तो जंगल के अंदर में था उस औरत के साथ में, उस औरत ने मेरे साथ में क्या किया। मैं पूरी तरह से डर चुका था और इतना डर लगा था ना कि मैं सोचा कि जल्द से जल्द इस जगह से निकला जाए, और वही मैंने किया। बाइक स्टार्ट किया और तेज़ी से उस जगह से निकल चुका था। मैं अपने झुग्गी में पहुंचा तो चाचा जाग चुके थे, और जब मैं उनके पास पहुंचा तो मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे पूछना चाहते थे कि तुम रात भर कहाँ थे बेटा। मैं समझ गया था कि ये बातें छुपाने लायक नहीं है, मुझे चाचा को सब कुछ बता देना चाहिए। और इसके बाद मैं एक एक बात जो मुझे याद था सब कुछ बताता चला गया। जब चाचा ने मेरी बात सुनी ना, तो वो भी एक तरह से सदमे में आ चुके थे। ना कुछ बोल रहे थे, ना चाल रहे थे, बस मेरी तरफ टुकुर टुकुर देखे जा रहे थे। मैं उनको झंझोड़ा, चाचा चाचा आपको क्या हुआ, सब रात मैंने सब कुछ झेला, आप क्यों डर गए हो। तब वो कहने लगे कि बेटा मामला संगीन है, ये भूत प्रेत का मामला नहीं है, वो औरत वास्तव में कोई जादूगरनी है, वो तंत्र मंत्र का ज्ञानी है, और एक तरह से तुम्हें वो फंसा रखी थी रात भर। भगवान का शुक्र है कि बेटा उसने तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा गलत नहीं किया, तुम सही सलामत वापस आ गए हो बेटा। अब रात के टाइम कभी भी अकेले मत गुजरना, कहीं जाना हो तो एक दो लड़कों को बिठाओ, लेबर को, और साथ में जाओ, लेकिन अकेले मत गुजरना। अब मैं भी अब जान चुका था अकेले जाने का मज़ा, वो भी रात में। बाइक की सवारी उस रात मुझे बहुत महंगी पड़ी थी। उस औरत ने मेरे साथ में क्या किया था मुझे तो होश भी नहीं था, लेकिन मैं इतना अंदाज़ा लगा चुका था कि औरत जवान थी, खूबसूरत थी, और उसने अपनी इच्छा जाहिर भी की थी कि मैं तुम्हें इसी काम के लिए इस जगह पर फंसाई हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रात गुजारनी है। अब मैं सब कुछ एक तरह से समझ चुका था, और वही चाचा का बात अपने मन में बिठाने लगा कि नहीं, आज के बाद कभी भी रात को अकेले नहीं गुजरूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी पारस जी की। ये भाग आपको कैसा लगा
ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अगला पार्ट तो इससे भी ज़्यादा रोमांचक है। ज़रूर उस पार्ट को मैं जल्दी से लाने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसका भी आप बहुत प्यार करते हो, मैं जानता हूँ। आप लोग सब कोई इस चैनल से प्यार करते हो, तो मैं तहे दिल से आप लोग को धन्यवाद करता हूँ इस चीज़ के लिए। और इसी तरह अपना प्यार दोस्तों बनाए रखिए हमारे ऊपर में, इस चैनल के ऊपर में। और हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ इस चैनल पर लाता रहूँगा। और दोस्तों, मेरा और भी चैनल है, उन पर भी जाइए, उन पर भी विजिट कीजिए, उन कहानियों को भी तो आनंद लीजिए। और फिर हम मिलते हैं कल इसी कहानी के साथ में, इसका अगला पार्ट लेकर के। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, वो भी ऑल पे करके, ताकि वीडियो आप कभी मिस ना कर पाऊँ। अगर आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कीजिए। और हाँ दोस्तों, मेरे कई सब्सक्राइबर मित्र हैं जो मुझे कह रहे थे कि राज भाई, आप जो कमेंट करते हैं उनका नाम लिया कीजिए ना। मुझे भी लगा कि हाँ, आप लोग सही बोल रहे हो। मैं कोशिश करूँगा, कोशिश क्या, मैं कल से ही शुरू करूँगा। आप अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम ज़रूर बताइएगा। आइए, कार्यक्रम मैं कल से वीडियो का एंड में करने जा रहा हूँ। और आप सभी से अनुरोध है, आप अपना नाम, पूरा शहर का नाम ज़रूर बताइएगा। वीडियो के आखिरी पल में मैं सभी को एक एक करके नाम लेता जाऊंगा। तो कल मिलते हैं इसी कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।